Hello, it is Dr. Sheila Tikku speaking about class BSc Part 2, Paper 1, Inorganic Chemistry. It is BSc Part 3, Inorganic Chemistry. And we are studying about crystal field splitting in tetrahedral complexes. A main region is the metal ion at the origin, which happens to be the center of a cube. The four ligands may be represented as occupying alternate corners of the cube which has the metal ion at the center. यानी धातु आयन सबसे बीच में है और साइड में है लिगेंड्स, जिनकी वजह से विभाजन होता है. In an isolated ion, the energy of all the 5d orbitals will be equal, but when ligands are coming from infinity, the degeneracy of d orbital disappears, and when there is separation in tetrahedral complexes, जब चतुष्फलकीय यौगिक की तरफ लिगेंड आते हैं तो पांचों ऑर्बिटल्स के अंदर विभाजन होता है. चतुष्फलकीय यौगिक के अंदर dxy, dxz और dyz जो कक्ष होते हैं, ये कक्ष एक्सिस के बीच में होते हैं और लिगेंड भी एक्सिस के बीच में से ही आता है. तो इसलिए इन कक्षों की ऊर्जा ऊपर चली जाती है और dz² dx²-y² की ऊर्जा नीचे चली जाती है. However, dx, dy and dz are nearest to the ligands, but due to repulsion, the energy of these three orbitals shoots up and the energy of dz² and dx²-y² goes in the downer side. Due to this, the energy calculation is done in a different way, because the energy in tetrahedral complexes, the electron in the tetrahedral complexes in the first state goes to Eg orbital and then it goes to the T2g orbital. So the value of crystal field stabilization energy is 0.6 delta minus 0.4 delta or 0.6 dq minus 0.4 dq. This states that first we are taking the two orbitals which are named as the Eg orbitals, and then we are taking the T2g orbitals. The splitting in tetrahedral orbitals is very low, and hence delta T equals 4/9 delta O. So it is nearly 1/3 part of octahedral crystal field splitting energy. यानी ये 1/3 पार्ट है किसके? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के, जो कि ऑक्टाहेड्रल यौगिकों में पाई जाती है. अब हम बात करेंगे कि क्रिस्टलीय क्षेत्र विभाजन ऊर्जा को ऑक्टाहेड्रल यौगिकों में हम किस तरह से निकालेंगे. इसके लिए नीचे टेबल दी गई है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर D1 है तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन Eg ऑर्बिटल में होगा और उसकी कैलकुलेशन होगी 0.6 × 1. अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे अनपेयर्ड और उसकी कैलकुलेशन होगी 2 × 0.6. अगर D3 स्टेट है यानी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 Eg में जाएंगे और एक T2g में जाएगा, तो उसकी कैलकुलेशन होगी 2 × 0.6 माइनस 0.4. इसी तरह से अगर हमारी D3 स्टेट के अंदर पेयरिंग होती है तो क्या होगा कि Eg स्टेट के अंदर एक तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे और एक अनपेयर्ड.
तो इसकी कैलकुलेशन होगी 3 इंटू 6 दैट इज़ 1.8, मगर इसके साथ में लगेगा 1 पाई। 1 पाई का मतलब है सिंगल पेयरिंग। इसके बाद में हमारे पास आती है D4 स्टेट। D4 स्टेट में भी दो तरह की कंडीशंस पाई जाएंगी। एक में सारे इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं और दूसरे के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं। तो जब सारे इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं, अयुग्मित हैं, तो उनकी कैलकुलेशन होगी आपकी 2 इंटू 0.6 माइनस 2 इंटू 0.4, और जब सारे पेयर्ड हैं तब होगी 4 इंटू 0.6। नेक्स्ट आती है हमारी D5 स्टेट। D5 स्टेट के अंदर भी हमारे पास दो तरह की कंडीशंस हैं। एक के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं और दूसरे के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं। तो जिसके अंदर सारे अनपेयर्ड हैं उसके अंदर कैलकुलेशन होगी 2 इंटू 0.6 माइनस 3 इंटू 0.4 दैट इज़ 0। नेक्स्ट है हमारे पास D5 स्टेट, जिसके अंदर दो पेयर्स हैं हमारे पास और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसके अंदर हमारी कैलकुलेशन होगी 4 इंटू 0.6 माइनस 1 इंटू 0.4। इसी तरह से हम आगे चलते जाएंगे और अंत में जो हमारे पास आता है वो D10 स्टेट आती है। D10 स्टेट के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप होते हैं। जब सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप होते हैं तब क्या स्थिति होती है, हमारे पास 4 इंटू 0.6 माइनस 6 इंटू 0.4 दैट इज़ 0। तो हम ये समझ सकते हैं जहाँ की क्रिस्टलीय क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा 0 आती है वो स्टेट्स सबसे ज़्यादा स्थायी पाई जाती हैं, और बाकी की स्टेट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को जोड़ने और निकालने की संभावना रहती है। और इसी तरह से हम क्रिस्टलीय क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा को कैलकुलेट करेंगे।